मित्रों, नववर्ष की शुभकामनाएं। और ये नववर्ष में अर्थात 1 जनवरी 2026 को आज मैं एक लंबे अंतराल के बाद अपना वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का इरादा तो 31 दिसंबर को ही था, क्योंकि 31 दिसंबर का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। और मैं आज जो बात करूंगा वो करूंगा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के बारे में, जो दिसंबर 1916 में हुआ। ये एक ऐतिहासिक अधिवेशन था और जिसमें एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ, लखनऊ समझौता, जिसे हम बहुत ही प्रसिद्ध है, इतिहास प्रसिद्ध है लखनऊ समझौता। इस पे बातचीत होती है। कई बार इंटरव्यू वगैरह में भी इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हम इनको केवल इतना जानते हैं कि ये 1916 का जो लखनऊ समझौता है, ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता है, जिससे दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से मिलकर के आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने का एक जो है कार्यक्रम तैयार किया। वास्तव में देखा जाए तो इसमें अनेक चीजें हैं। एकमात्र हिंदू मुस्लिम मसला ही नहीं है, बल्कि इसमें और भी बातें सामने आती हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये स्वतंत्रता आंदोलन का, इसको हम एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मानते हैं, क्योंकि ये वो समझौता है, इसमें दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हुई। सबसे पहली बात तो ये हुई कि जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, उसके बाद जो गरम दलीय जो लोग थे, जिनको हम एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं, वे लोग अलग हो गए। और अलग ही नहीं हो गए, क्योंकि 1907 का जो फूट है उसमें तो बाकायदा फिजिकल झगड़ा भी हुआ है। और 1908 में कांग्रेस के जो नेक्स्ट अधिवेशन था, उसमें ये निर्णय ले लिया गया कि जो गरम दलीय समूह था उसको जो है कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। तो एक तो ये लंबे समय से तिलक जो हैं वो कांग्रेस से अलग चल रहे थे, जबकि कांग्रेस के लिए तिलक महत्वपूर्ण थे और तिलक के लिए कांग्रेस बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि तिलक कांग्रेस को आजादी की लड़ाई के लिए एक आवश्यक संगठन समझते थे और किसी भी कीमत पर उस संगठन को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि कांग्रेस में तिलक के नेतृत्व में गरम दल की वापसी हुई, तो इससे कांग्रेस मजबूत हुई। दूसरी बात क्या है कि तिलक आइडल नहीं बैठे थे कांग्रेस से बाहर होने के बाद। उन्होंने 1915 में एक संगठन बनाया, होम रूल लीग। और एक कोइंसिडेंस था, इसी समय एनी बेसेंट ने भी एक संगठन बनाया, इंडियन होम रूल। तो जो इंडियन होम रूल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो उद्देश्य था आजादी की लड़ाई के लिए ही काम करना था। तो ये जो 1916 का अधिवेशन है कांग्रेस का, इसमें एक बात ये हुई कि जो होम रूल लीग चल रही थी वे भी कांग्रेस के समीप आई। और एक तरफ तो वो दोनों ही से कांग्रेस के सदस्य भी हुए, किंतु ये होम रूल लीग जो है वो लखनऊ समझौते का एक पार्टनर, एक पार्टी के रूप में भी सामने आता है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण इसमें हुई, वो निश्चित तौर पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता था, जो स्वशासन के लिए मिलकर प्रयास करने की बात थी। क्यों अभी तक कांग्रेस के पास जुलूस और धरने जैसे अब कार्यक्रम नहीं थे उनके पास। अभी भी वो जो पुरानी नीति चली आ रही थी, अपना जो है अपनी अपील भेजना या अपनी जो है याचिका दायर करना या अपनी याचिकाएं भेजना, प्रार्थना पत्र भेजना, वही नीति चली आ रही थी। तो अभी भी ऐसा स्वरूप तय नहीं हुआ है कि क्या करेंगे, लेकिन यह तय हुआ कि मिलकर के ही स्वशासन के लिए प्रयास करेंगे। तीसरी बात जो इस सम्मेलन में हुई, जो बड़ी महत्वपूर्ण थी, कि गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश। जो गांधी जी ने, वैसे तो वो पहले भी कांग्रेस के 2 अधिवेशन को देख चुके थे, ऐसा नहीं है कि लखनऊ अधिवेशन ही पहला था उनका। वो 1915 में भी जो बॉम्बे अधिवेशन था उसमें भी गांधी जी आए थे, किंतु इस बार 1916 में वो एक प्रतिनिधि के रूप में, एक डेलीगेट के रूप में उन्होंने भाग लिया। और उन्होंने बहुत ज्यादा प्रस्ताव तो नहीं रखे, एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा था, क्योंकि जिस इंडेंचर लेबर जो एक ठेका श्रमिक जो था, या जो एक क्या कहेंगे इसको, संविदा जो का मामला था, इंडेंचर बनते थे, तो उसके माध्यम से ही हिंदुस्तान के लोग साउथ अफ्रीका में श्रमिक के रूप में काम करने गए थे। और वहां उन्होंने इस जो इंडेंचर लेबर जो थे उनके ही हितों के लिए लड़ाई लड़ी थी,
तो यहाँ ये प्रस्ताव कांग्रेस में रखा कि जो इंडेंचर्ड लेबर है इसको पूरी तरह से समाप्त किया जाए, इसकी कांग्रेस अनुशंसा करती है और सरकार के पास अपनी बात भिजवाएं। तो इस प्रकार से जो लखनऊ अधिवेशन है 1916 का, ये केवल मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौते का नहीं बल्कि ये बहुआयामी है और इससे किस तरह से राजनीतिक चेतना है वो आगे बढ़ती है, इसको यदि हम समझेंगे तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन को आगे समझ पाएंगे। और ये एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है जिसमें कई पक्ष उजागर होते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये रही कि जो तिलक थे वे कांग्रेस को आजादी के संघर्ष के लिए एक आवश्यक संगठन समझते थे, तो वो लगातार प्रयास कर रहे थे। एंड इट वाज ए कोइंसिडेंस कि 1915 में फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जो तिलक के धुर विरोधी थे या वो गरम दल के जो धुर विरोधी थे, उन दोनों की मृत्यु हो गई। इस बात को लेकर के डॉक्टर ताराचंद लिखते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद तिलक के कांग्रेस में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हो गया क्योंकि कोई विरोध करने वाला नहीं था। और 1915 दिसंबर 1915 में जो बंबई में अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस ने गरम दलीय जो कांग्रेसी थे तिलक के नेतृत्व वाले, उनके ऊपर जो लगाई गई रोक थी कि इनको कांग्रेस में नहीं लिया जाएगा, वह रोक हटा दी गई। और उस रोक के हटने के बाद यह ग्रुप जो है इस बात के लिए उनके लिए रास्ता खुल गया कि वे कांग्रेस में जो है अपना शामिल हो सकते हैं। और जो तिलक गुट है वो कांग्रेस के एकता का पक्षधर पहले से भी था और वो लगातार प्रयास कर रहे थे। तो दिसंबर 1915 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में तिलक गुट के प्रवेश पर रोक हटा ली गई, या ये कहें कि एक्सट्रीमिस्ट के जो प्रवेश पर रोक लगी थी कांग्रेस में वो हटा दी। और दिसंबर 1916 में जब लखनऊ का सम्मेलन हुआ उस सम्मेलन में तिलक शामिल हुए। तिलक अपने साथ 300 डेलीगेट्स का जत्था लेकर के ट्रेन से बॉम्बे से लखनऊ आए थे। उनका रास्ते भर भारी स्वागत हुआ क्योंकि उनको चाहने वालों की संख्या बहुत थी। इस बात को कांग्रेस का नेतृत्व भी समझता था, यदि तिलक कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस का जो मास बेस है, जन आधार है, वो और बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने तिलक को इस समय के तिलक के जो विरोधी थे वो तो कट्टर विरोधी थे। अगर फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले रहे होते तो मुमकिन है कि वो स्वयं निकल जाते वाले कांग्रेस से, किंतु वो तिलक को नहीं आने देते। किंतु तिलक के आने से एक उत्साह आया और रास्ते भर लखनऊ तक उनका भारी स्वागत हुआ और जब वो लखनऊ पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। तो इस तरीके से कांग्रेस में एक उत्साह की स्थिति इस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिखाई देती है। और ये इसके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि लगभग 10 वर्ष के कष्टदायक विक्षोभ के बाद मॉडरेट अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार ने तिलक और उनके साथियों का कांग्रेस में स्वागत किया। तो इस तरह से जो 1916 का अधिवेशन शुरू हुआ उसमें तिलक अपने डेलीगेट्स के साथ कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल हुए। और ये एक संयोग था कि एनी बेसेंट और तिलक का जो होम रूल लीग एक दूसरे के समीप आई, इसी अधिवेशन में उनमें और संयुक्ता स्थापित हुई और आगे चल करके तो वो एक संगठन बन ही जाता है। लेकिन यहाँ हम फिलहाल यही बात करें कि दोनों जो होम रूल लीग हैं वो लखनऊ समझौते का हिस्सा बनी और इससे कांग्रेस की ताकत और ज्यादा बढ़ी। ये दूसरी जो इसमें बड़ी उपलब्धि की बात करते हैं वो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता। निश्चित तौर पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता था और इसके बारे में भी ये बहुत स्पष्ट समझ है कि तिलक ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यदि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ तो उसका श्रेय तिलक को ही जाता है। ये जो नरमपंथी लोग थे क्योंकि वो तो अपनी याचिकाओं और आवेदनों के माध्यम से काम कर ही रहे थे, किंतु तिलक जो है इसे एक मास बेस बढ़ा करके एक बड़ा संगठन, बड़ा आंदोलन खड़ा करने के चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा इसमें सभी इतिहासकार इस बात को तस्दीक करते हैं कि तिलक का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तिलक के प्रयासों का। तो यहाँ हम थोड़ा सा देख लें तिलक का मुस्लिम लीग के प्रति क्या समझ थी। 1888 में कांग्रेस की स्थापना के 3 साल बाद, क्योंकि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो सर सैयद अहमद खान ने उस कांग्रेस की स्थापना को कई एक तरह से कंडेम किया था, भर्त्सना की थी और उन्होंने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, क्योंकि ये कोई छुपा हुआ रहस्य नहीं है। सर सैयद अहमद खान पक्के
अंग्रेज भक्त थे और वो अंग्रेजों का फेवर इसलिए सीख करना चाहते थे ताकि वे अपनी कम्युनिटी को आगे विकास के मार्ग पर आरूढ़ कर सकें। तो उन्होंने जो है विरोध किया था। तो 1888 में तिलक ने अपना उनका अखबार जो था केसरी, उसमें सर सैयद अहमद खां की मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होने से परहेज करने की सलाह की आलोचना की थी 1888 में, क्योंकि वो तो कांग्रेस की स्थापना के साथ से ही सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम बंधुओं को कहा कि वे कांग्रेस में न जाएं, कांग्रेस में जाने से परहेज करें। तो उसकी इन्होंने 1888 में आलोचना की। लेकिन उस 1888 में बड़े पैसिफिक इन्होंने जो है ये आशा भी जताई थी कि निश्चित तौर पर ये गलत नीति है जो सैयद अहमद खान ने अपने मुस्लिमों को दी है, किंतु मुसलमानों के बीच जब शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा तो निश्चित तौर पर मुस्लिम समुदाय के जागरूक लोग आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ेंगे, ऐसा उनका विश्वास है। तो वो जो उनकी पेसिमिस्ट जो उनकी आइडियोलॉजी थी, सोच था, उसका परिणाम भी ये हुआ। तो तिलक जो है स्वयं का प्रवेश तो हुआ ही, उसके पहले से भूमिका ये भी चल रही है कि मुस्लिम लीग के साथ में समझौता किया जाए। मुस्लिम लीग क्या है, स्थापित तो हो गई 1906 में, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार की वफादारी करना, मुस्लिम कम्युनिटी में ब्रिटिश सरकार की वफादारी को और अधिक आगे बढ़ाना। तो ये उसका उद्देश्य था ताकि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता रहे और वो अपनी कम्युनिटी का आगे बढ़ा सकें। तो इस तरीके से ये जो लेकिन उससे मुस्लिम लीग की लोकप्रियता नहीं बढ़ रही थी और जो मुस्लिम समुदाय में एजुकेटेड मिडिल क्लास पैदा हो रहा था, उसकी जो एस्पिरेशंस थे, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, उनकी पूर्ति इस मुस्लिम लीग से दिखाई नहीं दे रही थी। तो मुस्लिम लीग ने वैसे अपने आप को रिलेवेंट बनाने के लिए और एक जो नवोदित वर्ग है एजुकेटेड मुस्लिम्स का, उनको सेटिस्फाई करने के लिए 1913 में ही उसने अपने लखनऊ अधिवेशन, ये वायदे में लखनऊ अधिवेशन था, उसमें उन्होंने अपनी नीति जो थी अंग्रेजों की वफादारी की, उसका परित्याग कर उसके स्थान पर उन्होंने निर्णय लिया कि हम ब्रिटिश ताज की छत्र छाया में भारत के अनुकूल स्वशासन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि उनका जो उद्देश्य केवल अंग्रेजों की भक्ति करना था, उसके स्थान पर अब भारत के लिए स्वशासन की मांग उनके जहन में आई और इसका उन्होंने निर्णय लिया। तो इस तरह से कांग्रेस और मुस्लिम अलग चल रहे हैं, लेकिन उनके उद्देश्यों में कुछ नजदीकी हुई। 1915 की जो हम बात करते हैं, सम्मेलन बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो 1915 के बंबई सम्मेलन में ही तिलक जो ग्रुप है उसको शामिल होने का निर्णय लिया और उसी तरीके से उसी में ही मुस्लिम लीग के साथ भी संपर्क स्थापित करने का निर्णय हुआ। 1915 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इन दोनों के सम्मेलन बंबई में हुए और कांग्रेस के अनेक नेताओं ने मुस्लिम लीग के अधिवेशन में भाग लिया, वहां पे ऑब्जर्वर की तरह वो गए। इस समय बॉम्बे की जो मैं बात कर रहा हूँ 1915 की, कांग्रेस के अध्यक्ष थे एसपी सिन्हा और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मजहरुल हक। वे उन्होंने अपने विचारों का आदान प्रदान किया और 1915 के ही मुस्लिम लीग के सम्मेलन में जिन्ना ने एक कमेटी बनाई अपनी मुस्लिम लीग की, जिससे ये दायित्व सौंपा गया कि वे अन्य राजनीतिक संगठनों के साथ भी सुधारों हेतु समान योजना बनाने का कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। जो अन्य संगठन है उनके साथ मिलकर भी वो एक योजना तैयार करें। इस जो प्रयास हुआ 1915 का, उसका एक इम्पैक्ट ये दिखाई जरूर दिया कि अक्टूबर 1916 में इंपीरियल काउंसिल के 19 गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी मीन्स इलेक्टेड मेंबर्स, तो गैर सरकारी सदस्यों ने संयुक्त रूप से वायसराय के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की और उसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस, स्वशासित अधीनस्थ राज्य एवं प्रतिनिधि सरकार की मांग की गई। तो पहली बार जो स्वशासन जिसको हम कह रहे हैं, और स्वशासन में भी क्या हो कि डोमिनियन स्टेटस, जिसमें स्वशासित अधीनस्थ राज्य जो ब्रिटिश के अधीनस्थ, और प्रतिनिधि सरकार की मांग की गई जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सरकार को बनाए। तो ये बात जो आई है ये 1915 के जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त प्रयास हैं
उनकी परिणति हम अक्टूबर 1916 में इस रूप में देखते हैं, जब इंपीरियल काउंसिल के गैर सरकारी 19 सदस्य अपना रिप्रेजेंटेशन संयुक्त रूप से वायसराय को देते हैं। जब दिसंबर 1916 में जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसी समय लखनऊ में ही मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन हुआ। कांग्रेस की अध्यक्षता इस सम्मेलन की अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। दोनों संगठनों में इस बात पर सहमति हो गई कि वे मिलकर स्वशासन के लिए प्रयास करेंगे और सुधारों हेतु सरकार से मांग करेंगे। सुधार मतलब जो एक नागरिकों के लिए सुधार चाहिए, जो प्रशासनिक सुधार चाहिए, उसके संबंध में बात है। तो कांग्रेस ने, अब ये जो एक समझौता था, इसमें सबसे बड़ी अड़चन ये थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है 1906 में स्थापित हुई। अब वो अपना क्लेम, उसको ये लगने लगा यदि इसको कॉमन रखा गया ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को, तो निश्चित रूप से जो मेजोरिटी है तो हिंदुओं की है, इसलिए वे लोग अधिक संख्या में विधायिकाओं में पहुंच सकते हैं। इसलिए उनकी शर्त ये थी कि उन्हें कुछ उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का तय हो और साथ ही साथ मुस्लिमों का सेपरेट इलेक्टोरेट, एक पृथक निर्वाचन मंडल बने। तो कांग्रेस इन दोनों मांगों पर सहमत हो गई। अब ये जो मांग है, अपने आप में देखा जाए तो 1916 में ही मुस्लिम लीग को एक मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में, एक दावेदार के रूप में स्वीकार कर लिया। और जो आगे चल करके, क्योंकि ये सेपरेटिज्म को भी, ये जो है इसमें सेपरेट होने की बात है, तो सेपरेटिज्म के बीच तो बो दिए गए 1916 में। किंतु उस समय की परिस्थितियों में जिस तरह का माहौल था, उसमें एक राजनीतिक आंदोलन, मजबूत आंदोलन खड़ा करने के लिए ये आवश्यक लगने लगा। तो इसमें जो वार्ता की तरफ चल रहे थे मुस्लिम लीग की तरफ से, जिन्ना, मुख्तार अहमद अंसारी, जो बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1927 में, और महमूदाबाद का राजा तो मुस्लिम लीग की तरफ से थे, और कांग्रेस की तरफ से अंबिका चरण मजूमदार, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोतीलाल नेहरू और बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक, ये उस तरफ से शामिल हुए। इनके बीच में वार्ता हुई और इस वार्ता में जो फाइनल सहमति हुई कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर के सुशासन के लिए संघर्ष करेंगे या प्रयास करेंगे, उसमें यह बात जोड़ दी गई कि जब ये प्रतिनिधि सरकार और डोमिनियन स्टेटस सरकार मिलेगा, तो उसमें जो भी इलेक्टेड बॉडीज होंगी, विधायिका खासतौर पर लेजिस्लेचर्स, उसमें मुस्लिमों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट दे दी जाएंगी। तो इस समझौतों पर जो फाइनल हस्ताक्षर हुए, कांग्रेस की तरफ से लोकमान्य तिलक ने हस्ताक्षर किए और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने किए। तत्पश्चात 19 दिसंबर 1916 को कांग्रेस ने इस समझौते को, कांग्रेस का सम्मेलन था, उस सम्मेलन में समझौते की पुष्टि कर दी गई, जबकि मुस्लिम लीग की तरफ से इसकी पुष्टि 31 दिसंबर 1916 को हुई। इसलिए 31 दिसंबर का दिन महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि इस दिन जब मुस्लिम लीग में भी ऑफिशियली प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, तो ये लखनऊ समझौता हमारे सामने आता है। और हिंदू मुस्लिम एकता जो स्थापित हुई, इसके बारे में एक चीज ये हो गई कि इसके पहले ये लग रहा था कि दो अलग अलग राह चलने के लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस की, और इनके बीच में समझौता नहीं हो सका। तो ये इस तरह के मिथक जो था, उस मिथक को इसने तोड़ा और समझौता करवाने में तिलक का योगदान सदा याद किया जाएगा। जिन्ना ने भी इसे स्वीकार किया और लिखा कि श्री तिलक ने देश की बहुत बड़ी सेवा की और हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका अंतिम परिणाम था 1916 का लखनऊ समझौता। ये स्वयं जिन्ना ने स्वीकार किया। लखनऊ सम्मेलन में ही अब जो तीसरी बात आ रही थी, गांधी जी प्रतिनिधि के रूप में आए। उन्होंने जो इंडेंचर लेबर, ठेका श्रमिक है या संविदा श्रमिक है, उस व्यवस्था पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा, जो कांग्रेस ने पास किया। और उसी सम्मेलन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में चंपारण के संघर्षरत किसान लखनऊ आए थे। वे गांधी जी से मिले और उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि हम लोग इस तरह के कष्टों से पीड़ित हैं, तो आप आए और हमारा नेतृत्व संभालें। तो गांधी जी की उनके बीच में सहमति बनी और अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं और वहां वो फिर
संगठन को और संघर्ष को आगे की दिशा दिखाते हैं। तो इस प्रकार से दिसंबर 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन अनेक सफलताएं समेटे हुए था और 1916 इसके बाद एक जन चेतना और बढ़ी और जब इन अनेक संगठनों की एकता, अनेक तो क्या है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ही है, किंतु 2 होम रूल लीग भी इसमें शामिल हो गई, तो इससे ये हुआ इस राष्ट्रीय आंदोलन का भी जो जनाधार है वो बढ़ा। धन्यवाद, नमस्कार।